नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टडी बी में। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 साइंस के चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे ही नहीं, साथ ही साथ उसमें छुपे कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शुरू होता है फिल इन द ब्लैंक से। सबसे पहला है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक एरिया रिजर्व किया होता है। वहाँ पे एनिमल्स को मारना या एनिमल का शिकार करना या उसको किसी भी प्रकार का नुकसान करना जो है वो प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, तो ऐसे एरिया को हम बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकेंड है स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया इज़ नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, अगर कोई एनिमल या कोई प्लांट, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में ही आप पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे गुजरात में अभी देखो लायंस जो है वो हमारे गुजरात में ही है ना, इंडिया में जो गुजरात है वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। सेम वे अगर आप बात करें याक की, तो याक हमारे इंडिया में स्पेशली हिमालयन एरिया या लेह लद्दाख के साइड के एरिया में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स जो आपको पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलते हैं उसको हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। थर्ड है माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस। सो क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? क्लाइमेटिक चेंजेस। देखो माइग्रेटरी बर्ड क्या होते हैं कि कभी भी जैसे वो बर्ड मान लो कि कोई पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, तो हर साल में एक सीज़न ऐसी आती है जब उनको खाने पीने के प्रॉब्लम हो जाते हैं, है ना, वहाँ पे उनको खाना पीना सही से नहीं मिलता क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, अपना देश या अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और बहुत दूर की जगह पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जहाँ पे उनको पानी मिल सके, खाना मिल सके और वहाँ पे वो अपने अंडे भी दे सकते हैं। और जब भी वो सीज़न ख़त्म हो जाती है उनकी कंट्री के अंदर, तो वो वापस से अपनी कंट्री में वापस लौट जाते हैं। सो ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? माइग्रेटरी बर्ड्स। और ये कैसे चेंजेस की वजह से अपना घर बदलते हैं? तो वो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से अपना घर बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, हमको इसके दोनों के बारे में डिफरेंस बताना है। तो ये बात समझ लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है कि द एरिया रिजर्व्ड इन अ फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? द एरिया मीन्ड फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे एक वर्ड आया है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स एक एरिया में रहने वाले प्लांट हो गए, इंसेक्ट हो गए, एनिमल हो गए, उस एरिया में पाए जाने वाली हर वो चीज़, ठीक है ना, जो पर्टिकुलरली उस एरिया में मिलती है और उसको वहाँ पे गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा हुआ है, उसको प्रोटेक्शन दिया है। ठीक है, तो ऐसे एरिया को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। और जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो डिफरेंस क्या है? वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स हर कोई आ जाता है ना, कंबाइनली उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व में और क्या होता है कि अगर बायोस्फीयर रिजर्व किसी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, वहाँ पे कोई आदिवासी लोग रहते हैं, है ना, तो उनका कल्चर, ये सभी को, उनको भी गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व का। चलो नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो हमको देना है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। तो सीधी सी बात है कि जू में भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। डिफरेंस यही है कि जू जो है वो मैन मेड होते हैं, ठीक है, और वो किसी भी एनिमल का नेचुरल हैबिटेट नहीं होते। ठीक है, वो आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो एक नेचुरल हैबिटेट होता है, एक ओरिजिनल जंगल होता है। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस हमको बताना है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड एनिमल किसको बोलेंगे हम? कि ऐसे एनिमल या ऐसी स्पीसीज जो जिनकी जो नंबर्स हैं, है ना, हमारी दुनिया के अंदर अब बहुत कम बचे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, टाइगर बहुत कम बचे हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो नियर टू एंड है लेकिन एंड नहीं हुए,
अभी भी थोड़े बहुत हैं, ठीक है, जैसे कि पांडा हो गया। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट लेवल पे है, ख़त्म होने वाले हैं बट ख़त्म हुए नहीं हैं। तो ऐसे एनिमल या ऐसे स्पीसीज़ को हम क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड स्पीसीज़। जबकि एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ किसको बोलेंगे? कि जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, जैसे कि डायनासोर, अब वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके बॉडी पार्ट्स या वही सब हमको, जैसे कि उनका स्केलेटन जो है वो हमको मिलता है कुछ कुछ जगह से, लेकिन लाइव वो अभी इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज़ को हम क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। चलिए, लास्ट हमारा डिफरेंस है फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा किसको बोलेंगे? कि कोई प्लांट है जो हमको कोई पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है, तो उस प्लांट को हम उस एरिया का फ्लोरा बोलेंगे। और फौना क्या होता है? अगर कोई एनिमल किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है तो हम उस एनिमल को उस पर्टिकुलर एरिया का फौना बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल से जामुन है या सेल है, तो वो पर्टिकुलर एरिया के फ्लोरा है। और जैसे कि लेपर्ड हो गया, चीता हो गया या एलिफेंट हो गया, तो वो एनिमल है तो वो फौना हो जाएंगे। तो फ्लोरा बेसिकली प्लांट्स होते हैं, फौना बेसिकली एनिमल्स होते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। तो हमको डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कटना, है ना, डिफॉरेस्टेशन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इस वर्ड का मतलब होता है जंगलों का कटना और कटते कटते ख़त्म हो जाना। इसका अलग अलग चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल्ड एनिमल्स पे। वाइल्ड एनिमल पे क्या इसका इफेक्ट होता है? तो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है भाई, है ना, क्योंकि उनका तो घर ही होता है। तो ये बात हो गई कि आपसे आपका घर ही छीन लिया है, ठीक है, क्योंकि जंगल है, पेड़ है, वही एक एनिमल्स के या बर्ड्स के जो है वो उनका घर होता है ना, उनके रहने की जगह होती है, उनके खाने पीने की जगह होती है। अगर आप उनसे ही ये सब चीज़ें छीन लोगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, तो जंगल जाएंगे कहाँ? आप सभी ने सुना होगा कि अभी कुछ ऐसी इवेंट हुई है जहाँ पे एनिमल्स जो है वो गाँव में घुस आते हैं। ऐसा क्यों होता है ना? आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि कोई चीता जो है वो गांव के अंदर दौड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उनके जंगल नहीं बचे, तो वो रहने के लिए जाएंगे कहाँ पे, ठीक है ना। तो वो तो उनके ऊपर तो बहुत ख़राब इफेक्ट होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट पे क्या होगा? तो एनवायरनमेंट पे सबसे बड़ा इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे जंगल कम होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो हमारी दुनिया के ऊपर मंडराता जा रहा है, ठीक है। हमारी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका लेवल या जितनी भी पॉइजनस गैसेस जो हैं उसका लेवल भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड वाटर, पेड़ों के कम होने से ग्राउंड वाटर का लेवल भी डाउन होता चला जा रहा है। तो दूसरी साइड हम देखेंगे कि जो सॉइल होती है वो भी अपनी फर्टिलिटी को घुमाती जा रही है ना, फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तो ये सब प्रॉब्लम से क्या होगा? नेचुरल क्लैमिटीज़ होंगी, है ना। नेचुरल क्लैमिटीज़ का मतलब क्या है? कुदरती आपत्तियाँ, जैसे कि भूकंप आना, तूफ़ान आना, ज़्यादा बारिश या बिल्कुल बारिश नहीं होना। तो ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज़ जो है वो हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है विलेजेस, यानी कि गाँव के अंदर रूरल एरिया, उसके ऊपर क्या होगा? तो देखो, जैसे जैसे ये जो डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? बारिश कम होती जा रही है। अब गाँव के लोग, हम सभी जानते हैं कि गाँव के लोग मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं फार्मिंग के ऊपर। अगर बारिश कम होगी तो पानी कम होगा, वाटर लेवल्स डाउन चले जाएंगे, और वाटर लेवल्स डाउन चले जाएंगे तो फार्मिंग नहीं हो पाएगा। फार्मिंग नहीं होगा तो किसानों की इनकम कहाँ से होगी, है ना। तो गाँव के ऊपर तो ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला है। शहरों के ऊपर ये क्या इफेक्ट डालेगा? शहरों पे ऊपर, तो शहरों के ऊपर जैसे जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट बढ़ती जा रही है। शहरों के अंदर पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बहुत बढ़ रहा है। आज आप देखो दिल्ली के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है कि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने की जो बीमारियाँ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सिटीज़ को भी ये जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत ही बैडली इफेक्ट करता है। हमारी अर्थ, पूरी अर्थ को क्या नुकसान करेगा? तो देखो, अर्थ को तो ये बहुत तरीके से नुकसान करता है। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज़ होता चला जा रहा है, ठीक है। हमारी ज़मीनें, हमारी जहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं वो एरिया, लैंड एरिया जो है वो अपनी फर्टिलिटी को मिस करता जा रहा है। हमारी लैंड जो है वो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी, उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसको लूज़ करती चली जा रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो हमारी अर्थ के अंदर आ रहे हैं।
और नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो आने वाली जनरेशन पे तो बहुत बुरा इफेक्ट होने वाला है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत ही जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। इससे क्या होगा, इंसानों पे पर भी बहुत बुरा असर होता है ना। नई नई बीमारी आप देखोगे, कोरोना हमने देखा, बहुत बुरी हालत हुई हम सबकी। तो ऐसी नई नई बीमारियां जो है वो आ रही है, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है। इसके अलावा आने वाली जनरेशन को खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएंगी, ऐसे ही अगर हमारा नेचर जो है वो बदलता रहा। और सबसे बड़ी बात, अगर ये एनिमल है ना, अगर डिफॉरेस्टेशन होता चला गया तो एनिमल्स जो है वो मरते जाएंगे। तो आने वाली जनरेशन जो है वो एनिमल्स को देख ही नहीं पाएंगी, सिर्फ और सिर्फ उनको पिक्चर में देखना पड़ेगा कि हाँ कोई लायन था या हाँ कोई टाइगर ऐसे होते थे, है ना। ये जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वॉट विल हैपन इफ़, है ना, हमको कंसिक्वेंसेस जो है पर्टिकुलर इवेंट की वो बतानी है। पहला है इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज देन, अगर हम पेड़ों को काटते रहे तो द टेम्परेचर विल इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, है ना, टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ता चला जाएगा। द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर टू अकर विल इंक्रीज, है ना, नेचुरल क्लेमिटीज़ प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं, जैसे कि तूफ़ान आ जाना, है ना, या बहुत ज़्यादा बारिश या बिल्कुल बारिश न हो पाना, तो ड्रॉट्स हो जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का लेवल भी बढ़ सकता है। वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब्ड, है ना, बारिश का जो साइकिल है, ठीक है, हमारे यहाँ नॉर्मली जो है सर्दियाँ, गर्मियाँ और बारिश सबके लिए 4-4 महीने जो है वो स्टोर करके रखे हुए पूरे साल में, ठीक है। बट धीरे धीरे आप देख रहे हो कि अभी तो क्या हो रहा है, गर्मी एकदम से बढ़ जाती है, ठंडियों के सीज़न में, विंटर में ठंडी बहुत बढ़ जाती है, बारिश के सीज़न में कभी बारिश आती है, कभी बारिश बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। तो ये सारी वाटर साइकिल क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब देन, यानी कि किसी भी एनिमल का हैबिटेट यानी कि उसकी रहने की जगह, उसको आप डिस्टर्ब कर दोगे तो क्या होगा। तो वो तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि क्या होगा, अगर हमने उनका घर छीना है तो वो हमारा घर छीनने के लिए हमारे घरों में घुस जाएंगे, है ना। सो द एनिमल्स विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट एंड विल रीच द लेवल ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड, है ना, वो एंडेंजर्ड एनिमल होते चले जाएंगे, यानी कि उनका नंबर्स जो है वो डिमिनिशिंग, कम होते चले जाएंगे। दूसरा, वो ज़बरदस्ती हमारे घरों के ऊपर हमला करेंगे, है ना। मैंने अभी डिस्कस किया कि वीडियो में कि लायंस या टाइगर्स या चीता जो है वो अभी ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन एरिया के ऊपर अटैक करते हैं, है ना। गाँव के अंदर घुस के लोगों की गायों को या भैंस होती है या गाय के बच्चे होते हैं उनको पकड़ के उठा के लेके जाते हैं, उनको खा जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ एक्सपोज्ड देन, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हमारी फार्मिंग के लिए, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए लैंड एरिया का टॉप लेयर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि सारे मिनरल्स जो हैं वो टॉप लेयर के अंदर ही रहते हैं। अगर आप टॉप लेयर को ही मिस कर दोगे तो नीचे जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको पत्थर ही नहीं मिलने वाले हैं, और पत्थरों में तो अनाज पैदा होगा नहीं, है ना। सो द एक्सपोज्ड लेयर विल बी लूज इट्स न्यूट्रिशन, स्पेशली द ह्यूमस, है ना। ह्यूमस मतलब कि जो भी चीज़ें मर जाती हैं वो जब सड़ने लगती है तो वो सड़े हुए पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस। और ये ह्यूमस फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये ह्यूमस होता कहाँ है, तो टॉप लेयर में होता है। अब टॉप लेयर ही नहीं रहेगा तो अंदर ह्यूमस नहीं आएगा, और ह्यूमस नहीं होगा तो क्रॉप को नुकसान होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, जब बारिश होती है, अगर आपके लैंड के ऊपर टॉप लेयर नहीं है तो पानी जो वो बह जाएगा और बह के वापस से समुद्र में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका टॉप लेयर सही सुरक्षित है तो वो वाटर को होल्ड कर लेगा, वाटर को पकड़ लेगा। तो अगर टॉप लेयर लूज हो गया तो वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड डिजर्टिफिकेशन विल टेक प्लेस। डिजर्टिफिकेशन मतलब रण, है ना, डेजर्ट, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, डेजर्ट बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे करके अकर होंगी। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो है आंसर इन ब्रीफ।
हमको डिटेल में आंसर करने हैं। जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी को समझते लें। द वैरायटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट इज रिफर्ड टू एज अ बायोडाइवर्सिटी। अगर इसको हम सीधे साधे शब्दों में समझे तो कोई पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग टाइप के प्लांट्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं एंड ह्यूमंस रहते हैं, और ये सारे ही लोग अपनी लाइफ साइकिल के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि कोई इंसेक्ट या बर्ड जो है वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, और जो बड़े एनिमल होते हैं वो बर्ड्स को या छोटे एनिमल्स को या इंसेक्ट को मार के खा जाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस अगर कोई एरिया में रहते हैं तो वो वहाँ के जंगलों में जो भी जंगल प्रोडक्ट्स होती है उनका यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए। तो ये सभी लोग जो है वो एक दूसरे से वेरी नाइस रिलेशनशिप में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो इस एरिया को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। तो एक बात हम समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको अगर हम कंजर्व करेंगे तो फूड चेन मेंटेन रहेगी, और अगर फूड चेन मेंटेन रहेगी तो पूरी इकोसिस्टम मेंटेन रहेगी। ठीक है ना, जैसे कि अगर एक एग्जांपल से समझे कि एक जंगल में सिर्फ और सिर्फ शेर हैं, वहाँ पे उनको खाने के लिए हिरन नहीं रखे हैं, तो ज़रा बताओ कि वो शेर कितना दिन जिंदा रह पाएंगे, है ना, वो तो भूखे ही मर जाएंगे। तो अगर आपको बड़े एनिमल्स को ज़िंदा रखना है तो छोटे एनिमल्स ज़रूरी है, और छोटे एनिमल्स को ज़िंदा रखना है तो प्लांट्स ज़रूरी है। तो ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे तो फूड चेन जो है वो डैमेज हो जाएगी, और इससे पूरी इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ना, इको मतलब जिंदा चीज़ है, तो हर एक जिंदा चीज़ को ये बात जो है वो नुकसानकारक साबित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाई। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे जंगल जिसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे के रखा हुआ है वो भी कंप्लीटली सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। क्यों? आंसर पढ़ते हैं। सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग एनिमल्स बाय पोचर इज स्टिल रैम्प्ड इन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एरियाज, सो दे आर नॉट सेफ फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, ये जो जंगल है जहाँ पे गवर्नमेंट ने भले ही प्रोटेक्शन दे के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी छुपे से ये जो जानवर हैं, एनिमल्स जो है उसका शिकार कर देते हैं, है ना, उनको मार देते हैं उनकी स्किन के लिए, कभी कभी उनके दांतों के लिए, उनके नाखूनों के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो वाइल्ड एनिमल्स है वो जंगलों में भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, हाउ। सम ट्राइबल्स मतलब जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग, वो जंगलों पर ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कैसे। अब सीधी सी बात है, वो आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि हनी हो गया या कुछ मेडिसिन्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सभी जंगल की जो प्रोडक्ट्स होती है वो वहीं से लेके आते हैं और उसी को अपना डेली रूटीन जो है वो चलाते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो जंगलों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टिंग के होने के रीजंस क्या है और उसके कंसिक्वेंसेस यानी कि उसकी आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन होने के सबसे बड़े रीज़न क्या है। सबसे पहले तो कुछ नेचुरल कॉजेज हैं, है ना, कभी कभी नेचुरल डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में बिना वजह आग लग जाती है। ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाना, है ना, बहुत लंबे वक्त तक सूखा पड़ जाता है तो पेड़ अपने आप सूख के पूरे जंगल जो है वो साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा हम ह्यूमंस ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किए, जैसे कि बिल्डिंगें बनाई हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई है, बड़े बड़े मकान शहर बनाते चले गए हैं, जंगलों को काटते चले गए हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, जो ज़मीन कल्टीवेशन के लिए है या जहाँ पे हमको खेत उगाने चाहिए थे वहाँ अब हम बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, हम घर में रहने के लिए फर्नीचर बनाते हैं। हमारे इंडिया में तो कम है, लेकिन बाहर के देशों में जाओगे तो पूरे के पूरे मकान जो है वो वुड में से बनते हैं। वुड का हम फ्यूल के तरीके पे इस्तेमाल करते हैं, तो रोज़ ही जो पेड़ है वो हमको काट के लाने पड़ते हैं। तो ये सब है
कॉजेस यानी कि रीज़न डिफॉरेस्टेशन होने के। अब उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या है, तो हमने ऑलरेडी कंसिक्वेंसेस देते थे तो रखे हुए कि नेचुरल क्लाइमेटीज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एनिमल्स का घर है ना, जंगल साफ़ होते जा रहे हैं तो एनिमल्स अभी ह्यूमन एरिया के अंदर आ रहे हैं, फिर लैंड जो है वो अपनी फिज़िकल प्रॉपर्टी को लूज़ करती चली जा रही है, फिर फ्लोरा एंड फौना यानी कि पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर एनिमल्स जो वो एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, ख़त्म होते चले जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होता चला जा रहा है। तो ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ रेड डेटा बुक, है ना। रेड डेटा बुक क्या है, अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो रेड डेटा बुक एक ऐसी सोर्स बुक है या ऐसी इंफॉर्मेशन बुक है विच कीप्स रिकॉर्ड, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं यानी कि नोट्स लिखी गई है ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। सभी एंडेंजर्ड यानी कि ख़त्म होने वाले हैं ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में लिखा गया है, उनके बारे में नोट्स बनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, तो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेसेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन अ ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी कि अगर किसी एनिमल्स के खुद के एरिया के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन आ गई है या उसको ब्रीड करना है ना, जैसे कि बर्ड्स है उनको अंडे देने हैं या एनिमल्स है तो उसको बच्चे को जन्म देना है, तो क्या करेंगे अपने नेचुरल हैबिटेट को या अपने जो रेगुलर हैबिटेट होते हैं उसको लीव करते हैं और दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं जहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आसानी से मिल जाती है, और जब भी उनका काम ख़त्म हो जाता है वो वापस से अपने एरिया में आ जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है उसको हम बोलेंगे माइग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा In order to meet the ever increasing demand in factories for shelter, trees are being continuously cut. It is justified to cut the trees for such projects. Discuss and prepare a brief report. ठीक है, तो इसके ये एक रिपोर्ट बनाना है आपको, तो अपना ओपिनियन देना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरीके से भी दे सकते हैं, आपके दिमाग में अगर कोई बातें आती हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, बट हमारे तरीके से जो प्रॉपर आंसर है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपके एरिया में फैक्ट्रीज़ हैं और मकान बनते जा रहे हैं, तो उनको बनाने के लिए आसपास के जंगलों के पेड़ों को काटा जा रहा है। तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों का काटा जाना सही बात है या गलत बात है, और अगर आपको सही लगता है या गलत लगता है, दोनों ही बातों के ऊपर आपको अपनी रिपोर्ट या अपने ख्याल जो है वो बताने हैं। तो चलो अब हमारी तरीके से हमने जो आंसर प्रिपेयर किया है उसके बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ों को काटा जाना वो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो पेड़ है, जो प्लांट्स हैं, दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, है ना, वो लंग्स हैं हमारी अर्थ के लिए। सेकेंड थिंग, दे आर ऑल्सो द नेचुरल हैबिटेट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक जिंदा चीज़ के लिए, जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या कुछ वाइल्ड बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनका वो नेचुरल हैबिटेट है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो लोग रहेंगे कहाँ। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्लांट्स होते हैं वही हमको ऑक्सीजन देते हैं, है ना। इस वर्ल्ड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट, वो हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो सॉइल है उसको बांध के रखते हैं, है ना। अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल जो पूरी बह जाएगी और जो उसका टॉप लेयर है वो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना, सॉइल इरोजन जिसको हम बोलते हैं, तो वो प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट है, इससे क्या होगा, दे ऑल्सो रिड्यूस। नेक्स्ट है नेचुरल डिज़ास्टर, है ना, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उसको भी पेड़ जो है उसको आने से रोकते हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गया या ड्रॉट्स हो गए, है ना, उसको भी पेड़ जो है प्लांट्स वो रोकते हैं। दे ऑल्सो कंजर्व अवर रिच बायोडाइवर्सिटी, ना, हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी वो कंजर्व करते हैं। अगर हम पेड़ों को ऐसे ही काटते चले गए तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाएगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा, और इससे धीरे धीरे करके बहुत सारे नेचुरल क्लाइमेटीज़ का सामना हमको करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है। आप इस आंसर को अपनी तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय यू।
तो ये भी क्वेश्चन है जो है वो नेचुरल क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका आंसर आराम से अपने तरीके से लिख सकते हैं, ओके। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ। ग्रीन वेल्थ मतलब आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो भी ग्रीनरी है, उसको मेंटेन करने के लिए आप अपनी तरीके से क्या स्टेप ले सकते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। तो बहुत सारे स्टेप ले सकते हैं, है ना। जैसे कि हम नए नए पेड़ों को प्लांट कर सकते हैं, हम रास्तों के ऊपर कूड़ा कचरा ना फेंकें तो भी हमारे रोड्स जो है वो नीट एंड क्लीन दिखेंगे, ठीक है। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसको रोकेंगे, हम खुद तो कभी नहीं काटेंगे, अगर कोई दूसरा काट रहा है तो उसको भी हम रोक सकते हैं। मेकिंग पीपल अवेयर, हम लोगों को अवेयर बना सकते हैं, है ना, नेचुरलिटी के बारे में, ग्रीनरी के बारे में। लोगों के दिमाग में इसका इम्पोर्टेंस जो है वो समझा सकते हैं। अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको हम रेगुलरली वाटरिंग कर सकते हैं, उनको पानी दे सकते हैं। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग पेपर, है ना, हम पेपर्स को रिसाइकल या रीयूज भी करेंगे तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो पहुंचाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस अ रेनफॉल। जंगलों के काटे जाने से रेनफॉल यानी कि बारिश कम क्यों हो जाती है। तो पहले हम ये समझेंगे कि पेड़ बारिश में लाने में हेल्प क्या करते हैं। सो पेड़ों के अंदर ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब कि उनके लीव्स के अंदर जो वाटर होता है, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो ये जो वाटर लेवल है वो वेपर होके हवा के अंदर घुल जाता है, ओके। और ये भी एक रीज़न होता है बारिश को अपनी तरफ खींच लाने में, ओके। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो ट्रांसपीरेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है वो ही नहीं होगी तो फिर बारिश जो है, क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो ही बनना रुक जाएगा, और इससे क्या होगा, बारिश कम होने लगेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड आउट अबाउट द नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर तो मैं यही बताऊंगा कि आपको एक मैप ढूंढना है हमारे इंडिया का, और मैप के अंदर आप गूगल पे भी जाके इसको सर्च आउट कर सकते हैं। आप नेशनल पार्क को सर्च कीजिए और नेशनल पार्क ऑन मैप, इंडियन मैप को सर्च कीजिए, आपको ढेर सारे नेशनल पार्क का जो डिटेल है वो मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट वेज बाय विच यू कैन सेव द पेपर। वाई शुड पेपर बी सेव्ड, है ना, आपको पेपर क्यों बचाने। अरे सीधी सी बात है, पेपर पहले तो बनता कैसे है, पेड़ों के कटने से बनता है, पेड़ों में से ही बनता है, और पेड़ों में से पेपर बनाने के लिए हम रोज़ जंगलों को काटते जा रहे हैं, ओके। और जंगल नहीं रहेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या है वो तो हम जानते हैं। तो अगर हम पेपर्स को बचाएंगे तो कम पेड़ कटेंगे, और अगर कम पेड़ कटेंगे तो हमारा जो भी नेचुरलिटी है, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मेंटेन रहेगी। तो इसीलिए हमको पेपर को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे हम पेपर्स को बचा सकते हैं, तो सबसे पहला है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को रिसाइकल करो, रीयूज़ करो। इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ पेपर, पेपर का कम से कम इस्तेमाल करो। और पेपर शुड नॉट बी बर्न, पेपर को जलाओ मत, है ना, कागज़ को जलाना नहीं है, उसको रिसाइकल हो सके इसके लिए आप उसको भंगार में दे दो, भंगार वाला उसको सही जगह पे पहुंचा देगा और पेपर जो आपका रिसाइकल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट द वर्ड पजल, है ना, आपको वर्ड पजल जो है वो कंप्लीट करना है। ये वर्ड पजल जो है वो आपकी बुक के अंदर ड्रॉ करके दिया हुआ है, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके आंसर को नोट कर लिया है। तो पहला है, डाउन साइड में आपको ढूंढना है, स्पाइसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसे स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के करीब है, ठीक है, एक्सटिंक्शन हुआ नहीं है बट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि एक्सटिंक्शन के करीब है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल। अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी बुक जिसके अंदर एंडेंजर्ड एनिमल का डेटा है उसको हम रेड डेटा बुक बुलाते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो आंसर है डेजर्ट। नेक्स्ट है एक्रॉस, यानी कि एक्रॉस में आपको क्रॉस में लिखना है, स्पीसीज विच है वैनिश्ड, ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म हो चुकी है उसको हम क्या बुलाएंगे, एक्सटिंक्ट, है ना। नेक्स्ट है स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर हैबिटेट, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलने वाली, किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज। वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया, है ना, एक ही एरिया के अंदर
प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि इंसेक्ट वगैरह सब कुछ एक साथ रहते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ओके, चलिए तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की पूरी एक्सरसाइज और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बाकी है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बहुत शेयर करिए। चलिए तो मिलेंगे अब हम नए वीडियो में नए एक चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टडी बी के साथ।